स्त्री पुरुष के रिश्तों पर सबसे निराले और मौलिक ढंग से विचार करने वाली इस पुस्तक के आविष्कार का श्रेय प्रज्ञा पाठक को है। यह हिंदी में किसी स्त्री द्वारा आत्मकथा लिखने का पहला प्रयास है। इसका धारावाहिक प्रकाशन स्त्री दर्पण पत्रिका के जुलाई 1915 से मार्च 1916 तक के अंकों में हुआ था, लेकिन इतने दिनों तक इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। क्या यह स्त्री प्रश्नों को दबाकर रखने की सामूहिक साजिश नहीं थी? रुकैया शेखावत हुसैन 1905 की तरह आत्मकथाकार सरला भी एक ऐसे स्वर्ग की कल्पना करती है जहां स्त्री पुरुष की हैसियत में कोई फर्क नहीं है और दोनों बराबर आजादी के साथ जिंदगी जीते हैं। इन पंक्तियों का प्रसंग यह है कि बाल विधवा सरला एक दिन स्वप्न में अपनी मृत भाभी लाडली को देखती है। लाडली उसे अपनी नई जगह के बारे में, जिसे वहां के लोग स्वर्ग कहते हैं, बताती है। दिल जले है गम से, औ आंसू बहाना मना है, आग घर में लग रही है, औ बुझाना मना है जिगर में शोला, औ नाला उठाना मना है, चाक पर है चाक, औ मरहम लगाना मना है। याद नहीं, किंतु सोचने से एक धुंधला चित्र दिखाई दे जाता है। उस समय अवस्था मेरी बहुत कम थी। सुनती हूं कि मैं 7 या 8 बरस की थी। घर में चारों ओर धूमधाम थी। चारों ओर आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, क्योंकि बाबूजी ने अपने सब गांवों से आदमियों को बुलवा लिया था। मेहमानों का भी खासा मजमा था। खूब चहल पहल थी। ये सब मेरे विवाह की, जिसका अर्थ तब तो क्या, अब तक मैं नहीं समझी हूं, तैयारी थी। किस्सा कोताह 2-3 दिन बाद बारात आई, एक बेगाने लड़के के साथ, जिसकी सूरत सीरत कल्पना शक्ति को बहुत दबाने से भी याद नहीं आती। मैं बैठाई गई, घुमाई गई, और क्या क्या हुआ सो याद नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि बारात चली जाने पर मैं विवाहिता समझी जाने लगी। अड़ोस पड़ोस की कितनी औरतें मुझे देखने आने लगीं। कोई गहना देखता, कोई मिठाई देता। कुछ दिन बाद यह सब भी बंद हो गया और मैं साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। मेरे एक बहुत छोटा नन्हा सा प्यारा भाई भी था। उसी के साथ दिन रात में खेला करती थी। उसका नाम मोहन था। जैसा उसका नाम था वैसा ही वह मोहन था भी। मुझे बाबूजी सरला कहकर पुकारते थे। दिन रात हम भाई बहन उन्हीं के कमरे में खेला करते थे। दास दासियों की कमी न थी। गुड़ियों खिलौनों से जहां हम लोग रहते स्थान भरा रहता था। दोपहर के समय अम्मा भी बाबूजी के कमरे में आ जाती थीं। उस समय मोहन उनकी गोद में होता और मैं बाबूजी की गोद में होती थी। मालूम नहीं क्यों, किंतु अब भी मेरा यही ख्याल है कि बाबूजी मोहन से अधिक मुझे प्यार करते थे। मुझे भी माता से वे अधिक प्रिय थे। यूं ही एक दिन दोपहर के समय मोहन के साथ खेल रही थी। उसने हमारी गुड़िया की चादर गींज मींज दी थी। मैंने उसकी रेलगाड़ी छीन ली थी। छोटा होने से हमसे रेल न छीन सकने पर वह रो रहा था। बाबूजी और अम्मा पासा खेल रहे थे। एकदम मोहन का रोना सुन अम्मा ने उसे पुकारा और आकर उसे उठा ले गईं। मैंने भी उनके पीछे पीछे जाकर बाबूजी की गोद में शरण ली। बाबूजी के पूछने पर मैंने मोहन के रोने का कारण बतलाया। अम्मा मुझे बकने लगीं, कहने लगीं, क्या हुआ, वह तो बच्चा है, तुम अभी उसकी रेल दे दो। आखिर मोहन की ही जीत हुई। रेल मुझसे छिन गई। मैं भी रोते रोते बाबूजी की गोद में पड़ गई। मोहन के झगड़े में चौपड़ की गोटें इधर उधर हो गई थीं और इस तरह वह खत्म हो चुका था। मोहन भी चुप हो अम्मा की गोद में सो रहा था। धीरे धीरे अम्मा और बाबूजी में बातें होने लगीं। एक तो मैं ऊँघ रही थी, दूसरे बात भी बहुत दिन की हुई, इसलिए उसका वर्णन कठिन है, किंतु इतना अवश्य याद है कि अम्मा बाबूजी से मेरे विवाह के लिए कह रही थीं और वे कह रहे थे कि सरला अभी बिल्कुल बच्ची है, अभी विवाह की क्या जल्दी है। अम्मा नहीं मानती थीं। इस बात को मैं 1-2 बार पहले भी सुन चुकी थी, इसलिए मैं भी आंख बंद किए हुए इस बात को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। बातें कितनी देर तक होती रहीं मैं नहीं कह सकती, किंतु इतना जरूर हुआ कि अम्मा के आगे बाबूजी की कुछ न चल सकी और लाचार होकर उन्हें मेरे विवाह के लिए राजी हो जाना पड़ा। विवाह क्या बला है, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है और वह क्यों किया जाता है, यह सब तो मैं जानती थी ही नहीं, किंतु इतना सत्य अवश्य है कि यह सुनकर कि मेरा विवाह होगा मुझे खुशी बड़ी हुई। खेल में गुड्डियों के विवाह का खेल मैं खेला करती थी। मैं ये जानती थी कि विवाह में बहू गुड़िया को मेवे, मिठाई, गहने, खिलौने दिए जाते हैं, बस यही समझकर
कि मुझे भी ये सब चीजें खूब मिलेंगी, मैं मन ही मन फूले न समाती थी। विवाह का इससे भी परे कोई अर्थ है, ये मेरे मस्तिष्क में था ही नहीं, न किसी ने हमें कुछ समझाया ही था। अस्तु, जैसा कि मैं आरंभ में कह चुकी हूं, एक दिन मेरा विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। बारात पास ही से एक बड़े जमींदार के यहां से आई थी। बारात को गए कितने ही दिन बीत गए, मेहमान भी जो आए थे नहीं रहे, नौकर चाकर भी गांव को रवाना हो गए। अब कोई चहल पहल नहीं। घर में वही मैं और मोहन और बाबूजी और अम्मा और 2-4 दास दासी रह गए थे। साधारणतः मोहन के साथ दिन रात मैं खेलती रहती। इन्हीं दिनों में मोहन को पढ़ाने के लिए एक मास्टर रखा गया। अब वह बजाय 24 घंटे मेरे साथ रहने के 2-3 घंटे अपने गुरुजी के पास रहता। एक दिन दोपहर को बाबूजी और अम्मा बैठे पच्चीसी खेल रहे थे। पास ही मोहन एक चित्रमय पुस्तक लिए आ मेरे मुन्ना आ मेरे लाल गोद में आकर करो निहाल पढ़ता था। चित्रों को देख हमारी भी पढ़ने की इच्छा हुई। बाबूजी से हमने तुरंत ही कहा। वे जवाब भी न दे पाए थे कि अम्मा कह बैठी, वाह, बिटियों के पढ़ाने का कौन चौंचला है, लड़कियां भी कहीं पढ़ी हैं, क्या तुम्हें भी कहीं नौकरी करनी है? किंतु बाबूजी ने कहा, नहीं नहीं, यदि तू पढ़ना चाहती है तो पढ़, मैं तुझे स्वयं पढ़ाऊंगा। उस दिन से बाबूजी से तो कम ही मैं मोहन से पूछ पूछ पढ़ने लगी और कुछ ही दिनों बाद मैं रामायण बाँचने और शुद्ध हिंदी लिखने लगी। ज्यों ज्यों पढ़ती जाती थी त्यों त्यों पढ़ने की लालसा और प्रबल होती जाती थी। यहां तक कि धीरे धीरे मैंने मोहन से गिनती, पहाड़ा और हिसाब भी सीख लिया। अब जब मोहन और मैं बैठते तो बजाय खिलौनों और गुड़ियों से खेलने के हम लोग हिसाब करते या कहानियों की पुस्तक पढ़ते। इसी प्रकार कितने ही दिन बीत गए। सुबह के 2-3 घंटे छोड़कर अब मोहन गुरुजी के पास रहता और मैं अम्मा के पास। हम लोग हर समय साथ रहते थे। बाबूजी हम दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव न करते थे और हर तरह से जो मोहन के लिए होता वह हमारे लिए भी। घर में आज फिर चहल पहल है, बहुत से ब्राह्मणों को न्योता है। अम्मा से पूछने पर मालूम हुआ आज मोहन की वर्षगांठ है। मोहन 7 वर्ष का हुआ। माता से यह पूछने पर कि मैं कितने वर्ष की हूं, उन्होंने कहा 10। दोपहर के समय बहुत ब्राह्मण आए। कुछ पूजा पाठ के बाद उन लोगों ने भोजन किया और दक्षिणा पाई। दिन भर यही लगा रहा। शाम होते होते सब लोग विदा हुए और घर वाले ही घर में रह गए। सुना था मेरे ससुराल से भी कोई आने वाला था, किंतु मालूम नहीं कोई क्यों नहीं आया। आज 4-5 दिन से हम लोग बाग में चले आते हैं। सावन का महीना है, जिधर देखिए हरियाली दिखाई देती है। आसपास पानी से लबालब भरे धान के खेत भारी पवन के झकोरों को आते देख सलाम से करते अपनी विचित्र छटा दिखा रहे हैं। आम के पेड़ पर बैठी हुई कोयल की कूक रह रहकर सन्नाटे में कुछ सरसता पैदा कर देती है। बादल उमड़े हुए चले आ रहे हैं। उन्हीं की गर्जन सुन मोर भी चारों ओर शोर मचा रहे हैं। इस समय बाग में मोहन के साथ झूले पर बैठी हूं। 2 मजदूरिन इधर उधर से धीरे धीरे पलना झुला रही हैं। कुछ समय बाद अम्मा भी वहीं आ पहुंची। उनके पीछे पीछे एक मजदूरिन थाल में मिठाई और फल लिए आ रही थी। अम्मा झूले पर बैठ गईं। मिठाई की थाल उन्होंने गोद में रख ली। मोहन उनकी गोद से चिपट गया। वे मिठाई उठा उठाकर कभी उसे कभी मुझे देने लगीं और अम्मा के कहने पर मोहन यों गाने लगा, आजा री निंदिया, आजा री, अब मत देर लगा, सोने चांदी का है, पल का बिस्तर तकिया है, मखमल का, आजा री निंदिया, आजा री। कुछ समय के बाद हम सब कमरे में गए। बाबूजी वहां पहले से ही बैठे जमींदारी के कुछ कागज पत्र देख रहे थे। हम लोगों के पहुंचते ही कागज पत्र एक किनारे रखे गए और सब लोग बातें करने लगे। मोहन के विवाह की चर्चा छिड़ी। बाबू के मोहन से पूछने पर कि उसका विवाह किया जाए, अम्मा के आंचल में उसने मुंह छिपा लिया और ऊं ऊं करने लगा। सब लोग इसी तरह हंस रहे थे कि एक नौकर ने आकर बाबूजी के हाथ में तार का एक पीला लिफाफा दिया। ईश्वर जाने उसमें क्या था। बाबूजी मेरा नाम ले चीख मारकर ज्यों के त्यों रह गए। अम्मा भी उनके पास पहुंची। उनके पूछने पर भी वे मेरा ही नाम ले लेकर रोने लगे। कुछ मिनटों के बाद अम्मा के फिर बार बार पूछने पर उन्होंने किसी का नाम लेकर कहा कि वह नहीं रहा। अम्मा भी मुझे पकड़कर रोने लगीं, कहने लगीं मेरी बच्ची रांड हो गई। मेरी समझ में यह सब कुछ न आया, किंतु अम्मा और बाबूजी को रोते देख मोहन और मैं रोने लगे। अम्मा
चीख चीख कर मेरी मां के सेंदूर को आंसुओं से धोने और मेरी चूड़ियां फोड़ने लगीं। जितना ही मैं कारण जानना चाहती उतना ही वे और रोती। आज घर में चिराग नहीं जला, रसोई में कोई गया ही नहीं। मैं इस चिंता में लगी कि क्या हो गया। जिससे पूछती कि क्या हुआ, वही रोने लगता। घबरा कर मैं अपनी खाट पर चली गई। पड़े पड़े सोचने लगी कि मामला क्या है। मुझे याद आया कि अम्मा यह कहकर रोई थी कि मैं रांड हो गई। अब मैं सोचने लगी कि रांड के मानी क्या, और मैं क्या हो गई, और मुझ में कौन सा परिवर्तन हो गया। समस्त शरीर पर ध्यान दिया, सब कुछ पहले का सा। कपड़े लत्ते सब कुछ वैसे ही। अपने खिलौनों को देखा, गुड़ियाओं देखी, पुस्तकें उलट पलट डाली, किंतु कोई अंतर न दिखाई दिया। फिर सोचने लगी, मैं रांड कैसे हो गई, और रांड हो जाने से हुआ क्या। मेरी कौन सी हानि हुई और मुझे कौन सी क्षति पहुंची। कुछ समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद सोचते सोचते ख्याल आया कि घर की मजदूरिन कभी कभी हंसते समय और कभी गुस्सा होते समय अपनी लड़की को कहा करती थी, रांड कहीं की दिन रात रोती रहती है इत्यादि। यह भी मेरी समझ में ना आया। इसी उधेड़बुन में बहुत रात बीत गई। भूख भी बहुत लगी, किंतु न मालूम क्यों मैं उठी नहीं और यूं ही पड़े पड़े सो गई। देर से सोने के कारण प्रातःकाल देर से आंख खुली। आंख खुलते ही देखा मोहन पास ही खड़ा है। मुझे जागा देखते ही, बीबी ये देखो, कहकर वह मेरी खाट पर चला आया। मैंने उठकर देखा, खाट के नीचे उसने खिलौने और गुड़ियों को सजा रखा था। आज मोहन यह क्या है, यह पूछने पर उसने कहा, बाबूजी ने गुरुजी से छुट्टी दिलवा दी है और तुम्हारे साथ गुड़िया खेलने को कह दिया है। आज पढ़ना नहीं है। आओ आओ, आज खूब खेलेंगे। मैं तुम्हें जगा लेता, किंतु अम्मा ने यह कह दिया था कि उसे जगाना नहीं। सहसा रात्रि की बातें याद आ गईं। याद आया कि मैं रांड हो गई हूं, और उसके बाद ही विचार उत्पन्न हुआ कि पुस्तकों को छोड़ आज प्रातःकाल यह गुड़ियों खिलौनों का साज कैसा। क्या रांड होने पर दुनिया से नाता तोड़ खिलौनों और गुड़ियों में ही समय बिताना पड़ता है। वे ही सर्वस्व हो जाते हैं। कुछ समय बाद मैं मोहन के साथ खेल में लग गई और रात्रि की सारी बातें मेरे मस्तिष्क से हवा हो गईं। खेल आरंभ हो गया। मोहन के गुड्डे और मेरी गुड़िया का विवाह रचा गया। दान दहेज की सामग्री एकत्र हुई। मोहन ने याद नहीं उस समय क्या कहा। मुझसे उसका झगड़ा शुरू हो गया। आखिर में हम दोनों रोते रोते अम्मा के पास घर में पहुंचे। उस समय अम्मा दालान में चादर ओढ़े बैठी थीं। कितनी ही अन्य स्त्रियां भी, जिन्हें मैं पहचानती न थी, बैठी थीं। रोते रोते मोहन और मैं अम्मा की गोद में आ पहुंचे। बिना हम लोगों के झगड़ा सुने ही वे रोने लगीं। सरला की कहानी पार्ट 2 के लिए हमारे YouTube चैनल अरविंद बाबा ऑफिशियल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए।